विगत क्लास में बेरोजगारी के कुछ प्रारंभिक मुद्दे पे बात हुई थी। बेरोजगारी क्या है और उससे संबंधित कुछ बातें कल डिस्कस हुआ था। कोशिश करेंगे आज बेरोजगारी का ये लास्ट क्लास हो। कल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लासिफिकेशन है उसका वो कल हम लोगों ने देखा है ना। तो आइए अब उससे आगे की बात जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कई सारी बातें डिस्कस हुई थी। उसमें बताया था हमने कि भाई 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाया था आपके सामने। एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट था एंड सेकंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट था। शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी थी। शहरी बेरोजगारी को अगर देखा गया था तो शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी शामिल थी और ग्रामीण बेरोजगारी में मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो उसमें जगह बनाया था। उसके अतिरिक्त जो ये 4 प्रकार हैं बेरोजगारी के, इसके अलावे भी कुछ बेरोजगारी के प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं उसके, है ना। जिसमें एक बेरोजगारी की बात कल हमने आपके साथ शायद शुरू किया था और वह बेरोजगारी है खुली बेरोजगारी, है ना, जिसको कहते हैं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, ये बेसिकली क्या है कि बेरोजगारी की ऐसी दशा है, बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति है वह सक्षम है, यानी वह काम करने के लिए एबल है ना, काम कर सकता है, इसकी एबिलिटी भी है उसमें। साथ ही साथ वह इच्छुक भी है, वह काम करने के योग्य भी है और वह काम करना भी चाहता है। इसके बावजूद यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी दशा ही कहलाती है कैसी बेरोजगारी? खुली बेरोजगारी, है ना। इसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी इसको पहचाना जाता है ना। लिखिएगा थोड़ा सा कि खुली बेरोजगारी एक ऐसी परिस्थिति होती है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें श्रमिक काम करने का इच्छुक होता है, काम करने का इच्छुक होता है, साथ ही साथ वह उस काम के वह उस काम के योग्य भी होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति खुली बेरोजगारी कहलाती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ओके, आज की क्लासेस में बेसिकली ये टाइप्स जो है, 2-4 टाइप्स है, इसको खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो भारत में बेरोजगारी के मापन की विधि है ना, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद बेरोजगारी लगभग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद छोटा छोटा सा 1-2 टॉपिक और अगर बचेगा तो उसको भी देख लेंगे।
ये दो टॉपिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स पूरा कर लेना और इसके मापन की विधि को जान लेना, है ना, क्योंकि ये दोनों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, है ना। यूपीएससी तो इसके मापन से कई बार प्रश्न पूछती रही है और इसके टाइप्स से, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है भाई, ये किसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? तो अगर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे बात करें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका जो संदर्भ है वो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर से संबंधित है। किसके स्ट्रक्चर से भाई? तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से ही इसका संदर्भ जो है वो जुड़ा हुआ है ना, उसी स्ट्रक्चर से यह संदर्भित है। यदि उस स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण, उस संरचना में परिवर्तन के कारण अगर कोई बेरोजगार होता है तो वह कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर भाई, कैसी संरचना? तो मान लीजिए कि उद्योगों में नई तकनीक आई, नई प्रौद्योगिकी आई, और उस नई तकनीक और प्रौद्योगिकी के आने से, यानी नई टेक्नोलॉजी के आगमन से बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट जाता है। जैसे एक समय था कि जब इस देश में सब काम मैनुअल ही होता था। आप बैंक जाते थे तो लेजर बुक होता था, पासबुक लिया जाता था, विड्रॉल फॉर्म भरते थे, उस विड्रॉल फॉर्म को पासबुक में लगा के जमा करते थे, वो वहां जाता था, लेजर बुक में लेजर मेंटेन होता था और तब जाके आपको वो पैसा मिलता था। अब क्या है भाई, अब आप बैंक जाते हो तो बैंक वाला कहता है लिंक फेल है यानी बिना लिंक के अब काम नहीं हो सकता, बिना लिंक के अब गुजारा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अब वह पहले अगर आप बैंक गए हो, आपको याद आ रहा हो मैनुअल काम, तो वो पासबुक 3 जगह से गुजरता था, अब तब जाके वो कैशियर के पास जाता था और तब कैशियर उस पर आपको पैसा देता था। अब क्या है, अब वो सारे लोगों का काम एक आदमी बैठ के अब बस टिक 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 टिक, जहां इंटर बटन दाबता है कि सब इंटर, है ना, सब बराबर हो जाता है ना। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि जब टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ तो उस टेक्नोलॉजी ने कई लोगों के हाथों से रोजगार को क्या कर लिया, छीन लिया, है ना। आज आज साइंस टेक में आप पढ़ते हैं रोबोटिक्स, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स, जो आज के समय में ये रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, एक शब्द आता होगा जो बार बार आप सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, ये सब क्या है, इन सभी चीजों के आगमन से अब चीजें, अब बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ये लोगों के हाथों से रोजगार को क्या करते हैं, छीनते हैं, है ना। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया कि भाई एचडीएफसी बैंक ने अपने यहाँ रोबोट को ले आया है ना, और अब रोबोट से काम कराएगा। अब आदमी के स्थान पे अब कौन काम कर रहा है, रोबोट, और वो किस टेक्नोलॉजी पे है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी पे चल रहा है ना। आज तुम्हारा गूगल, गूगल से पूछो, बोल के देखो सब होता है ना। आज गूगल का आज आप कहीं जाते हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, किसी से दिशा पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से स्थान पूछने का जरूरत नहीं है, बस डाले जीपीएस पर और वो जीपीएस आपको उठा के ले जाके पहुंचा दिया,
है ना। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि यह टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे लोगों के हाथों से रोजगार को क्या कर रही है, छीन रही है, धीरे धीरे लोगों के हाथों से रोजगार ले रही है। तो टेक्नोलॉजी जब आ रहा है तो यह उस स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा है जो पहले का स्ट्रक्चर, जो मैनुअल स्ट्रक्चर था, है ना, उसको वो क्या कर रहा है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर बना रहा है ना। उसी तरह से एक मेरा रिलेटिव हैं, दूर के रिलेटिव हैं, वो काम करते थे, अब पता नहीं काम करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बार हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा, वो मारुति मानेसर वाले प्लांट में काम करते थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई कैसे वहां पर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सब चैनल पे फिट रहता है, आदमी को कार के बॉडी को उठा कर लाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब चैनल पे फिट है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास उस चैनल पे कार आया, हमारे पास हमको जो सामान उसमें फिट करना है, हम अपना सामान उसमें फिट कर दिए, बटन दाब दिए, वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। यानी क्या हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, तकनीक से काम हो रहा है, जो लोगों के हाथों से रोजगार को छीन रहा है ना। छोटे स्तर पे छोड़िए उद्योग धंधों की बात, ये तो बड़ा बड़ा बात है, छोटे छोटे स्तर पे आकर सोच लीजिए थोड़ा, वहां भी आपको ये दिख जाएगा। आप ग्रामीण, सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, खेत सब लोगों ने देखा होगा, है ना। कुछ अजूबा प्राणी होंगे जो खेत भी नहीं देखे होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, नहीं देखे होंगे तो गांव में जाके देख लीजिएगा खेत, है ना। तो खेत, जब पहले खेत में क्या होता था, हल चलता था, जब हल चलता था तो उसमें एक आदमी जो है भाई लगा हुआ है हमेशा, एक खेत को जोतता था, बड़ा सा अगर 10 कट्ठा का 12 कट्ठा का अगर 1 बीघा का प्लॉट है तो दूर दिन लग जाता था उसको जोतने में, है ना। आज क्या है, 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा में तो हमको लगता है कि कितना वो बड़ा प्लॉट होगा तो जोता जाएगा, है ना। आज ट्रैक्टर है जो उसको जोत रहा है, जो उसकी जुताई कर रहा है। आज धान की पहले जब पिटनी होती थी, आपने गांव में देखा होगा, ये जो मौसम चल रहा था, इस पूरे मौसम में धान की ही पिटाई होती थी। हम लोगों ने देखा है, जब मैं छोटा था तो गांव में 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीना धान की पिटनी ही होती रह जाती थी, पुआल का पहाड़ लग जाता था वो धान पिटाता था। तो अब क्या है, वो सारी व्यवस्थाएं खत्म है, अब धान की थ्रेसिंग हो जाती है ना। थ्रेसर आता है, वो उसको निराई कर देता है, काम खत्म। एक आदमी जो पूरे 3 महीना में लगभग मुझे लगता है कि 50 60 70 80 की संख्या में मजदूर लगते थे उस धान को पीटने लगता है, और उसका पूरा धान की थ्रेसिंग होके धान आपके पास पहुंच जाता है। यानी ये एक ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जिससे हर जगह ये टेक्नोलॉजी आ रही है, और टेक्नोलॉजी ने लोगों के हाथों से काम को क्या किया है, छीना है। तो यही है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज। और इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो भी परिवर्तन आए हैं, जो चीजें आई हैं, वही क्या कहलाता है, उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पैदा हुआ है, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। पूंजी की कमी की वजह से भी, है ना, सीमित पूंजी की वजह से भी इस तरह की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। सीमित पूंजी की वजह से आपके पास अगर लिमिटेड सोर्सेज ही रहेगा तो आप अपना धंधा सीमित करते जाइएगा, आप अपना धंधा कम करते जाइएगा, है ना। तो जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ, धंधों का नेचर बदल गया, है ना। अभी छोटी सी बात है, सब लोग इसको फेस कर रहा होगा, सरसों तेल सब लोग खरीद रहे होंगे। सरसों तेल की कीमत 200-200 रुपए भी क्रॉस की हुई है ना। आप धारा का सरसों तेल का पैकेट खरीदने जाइए तो उस पर 253 रुपए प्रिंट है, उस पर 253 रुपया। अब ये महंगाई क्यों बढ़ गई, ये क्योंकि ये कुछ स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया। और वो कौन से स्ट्रक्चर में, तो कई जो छोटी छोटी यूनिट थी जो तेल बनाती थी और उसको धारा को दे देती थी, धारा के नाम से वो उसकी बिक्री होती थी, वो कंपनियां इस कोविड के दौर में क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं, उनकी संरचना बदल गई, वो समाप्त हो गई। नतीजा
लोग वहां जो लोग लगे हुए थे वो क्या हुए, बेरोजगार हुए, उनकी बेरोजगारी बढ़ी। कई लोगों ने अपनी संरचना को परिवर्तित कर लिया, जैसे अभी देखिए कोविड के ही वजह से कई ऐसे कोचिंग संस्थान हुए, कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुए जिसने अपने को ऑफलाइन से परिवर्तित करके ऑनलाइन कर लिया, है ना। तो ऑफलाइन में मान लो कि अगर उनको 2 स्टाफ की, 4 स्टाफ की, 5 स्टाफ की, 10 स्टाफ की जरूरत थी, अब वो आधे से भी कम स्टाफ में ऑनलाइन काम अपना चला लेंगे। लेकिन रोजगार घटा कि नहीं घटा? तो ये है स्ट्रक्चरल चेंजेस। जब ये संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो संरचना के परिवर्तन से जो लोग बेरोजगार होते हैं वह कहलाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। लिख लीजिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का तात्पर्य है, संरचनात्मक बेरोजगारी का तात्पर्य है डैश ऐसी बेरोजगारी जो संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा जो संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, एक लाइन और इसमें जोड़ लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी एवं, प्रौद्योगिकी कहते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, है ना, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर के आगमन के कारण, रोबोट के आगमन के कारण आदि। इसमें एक और भी संदर्भ देखा जा सकता है कि मान लीजिए कि यदि मांग में भी परिवर्तन हो जाए, मांग का नेचर भी बदल जाए, तो भी लोग बेरोजगार होंगे। मान लीजिए कि जैसे कोचिंग से ही समझिए ना कि कई छोटे छोटे ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के डिमांड घटे, लोगों ने ज्यादा ऑनलाइन के तरफ अपने को मूव किया, क्योंकि कई लोगों के लिए वह बड़ा सहज था। जो लोग सुदूर क्षेत्रों में रहते थे, उस शहर में रह के वहां का फूडिंग लॉजिंग का एक्सपेंडिचर नहीं उठा सकते थे, उनके लिए भी सुविधाजनक बना। जो लोग जॉब में थे उनके लिए सुविधाजनक बना, और कोविड ने तो और भी बहुत लोगों के लिए सुविधाजनक बना दिया। तो लोगों ने ऑनलाइन का डिमांड ज्यादा किया,
और ऑफलाइन के तरफ लोगों का जो मूव था वह रुका। नतीजा, कई छोटे छोटे ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए, क्योंकि डिमांड का प्रतिमान, डिमांड का स्टैंडर्ड क्या हो गया, बदल गया। तो मांग का भी अगर प्रतिमान बदल जाए तो भी बेरोजगारी बढ़ सकती है ना, बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि सरसों तेल का एक उदाहरण मैं लेता हूं, एक ब्रांड आता है स्कूटर, लोग खरीदना ही बंद कर दे, एकदम खरीदना नहीं करेंगे, स्कूटर बंद होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक बात है कि बंद होगा। और जब बंद होगा तो उसमें कई लोग काम कर रहे होंगे, वे बेरोजगार होंगे या नहीं? तो मांग के प्रतिमान भी जब बदल जाए, यानी जब स्टैंडर्ड ऑफ डिमांड चेंज कर जाए, तो भी लोग बेरोजगार होते हैं। और ऐसी भी वह भी बेरोजगारी इसी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के तहत ही आती है, संरचनात्मक बेरोजगारी के तहत ही आती है। तो लिख लीजिए, मांग मांग के प्रतिमान में, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के कारण भी, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के कारण भी बेरोजगारी बढ़ सकती है। और ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत ही आती है, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत ही आती है। चलिए अगला, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको संघर्षात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं, है ना, घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। घर्षणात्मक बेरोजगारी या संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन, घर्षण जिसको कहते हो, है ना। क्या है भाई घर्षणात्मक बेरोजगारी? चलिए मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा है, किसी एक्स जॉब में है, वो किसी कारणवश अपना वेतन वृद्धि के लिए या कंपनी में कुछ बदलाव हुआ, इस वजह से इसकी नौकरी छूटी या इसने अपनी नौकरी को छोड़ा, दोनों बातें, और ये दूसरी नौकरी को सर्च कर रहा है। तो ये एक्स कंपनी में यह काम कर रहा है, इसकी नौकरी छूटी और ये वाई कंपनी ज्वाइन करेगा। तो एक्स कंपनी की नौकरी छोड़ने और वाई कंपनी की नौकरी ज्वाइन करने, इन दोनों के बीच कुछ अंतर हो सकता है, जिस अंतर में वो क्या रहेगा, बेरोजगार रह सकता है ना। ठीक है, तो ये जो बेरोजगारी है, एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने के बीच की अवस्था, जो बेरोजगारी की अवस्था है, वो कैसी बेरोजगारी कहलाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? लिखिएगा।
लिखिएगा कि यह बेरोजगारी समय विशेष में उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी समय विशेष में उत्पन्न होती है। जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया को छोड़कर जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया को छोड़कर और दूसरी उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहता है, दूसरी उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहता है, दूसरी उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह कुछ समय के लिए बेरोजगार हो सकता है। वह कुछ समय के लिए बेरोजगार हो सकता है। ऐसी ही बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ओके, है ना? यानी दो रोजगार की अवस्था के बीच की जो मध्यावधि बेरोजगार की अवस्था है वही कहलाता है घर्षणात्मक, संघर्षात्मक या प्रतिरोधात्मक। जो कहना है कहिए, ये बेरोजगारी की ही स्थिति। अंग्रेजी इसका एक ही है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एक अवधारणा होती है ट्रेड साइकिल का, व्यापार चक्र का, है ना? तो व्यापार चक्र क्या होता है? व्यापार चक्र किसको कहते हैं? ट्रेड साइकिल जो है वो किसको कहा जाता है? तो एक साइकिल है, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगा, मांग में जब वृद्धि होगी तो स्वाभाविक बात है कि उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, अब मान लो कि ये कंपनी वाला जान जाए कि इस मार्कर का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वह इसके उत्पादन को और बढ़ाएगा ना भाई, क्योंकि वो ज्यादा सप्लाई देना चाहेगा। तो जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एक साइकिल चलती है कि ये हमेशा मांग बढ़ी हुई नहीं रह सकती है, एक साइकिल होता है, और कुछ समय के जाने के बाद जब ये मांग अपने क्लाइमेक्स पे होती है, इसके बाद ये मांग घटती है ना? इसके बाद इस मांग में गिरावट आती है, इस मांग में कमी आती है। तो ये हर चीज में यही बात है। जैसे हर व्यक्ति की मान लो कि पॉपुलरिटी है, बहुत व्यक्ति पॉपुलर है, लेकिन एक सीमा के बाद जाके उसकी पॉपुलरिटी नीचे आती है, जैसे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे सामने है उदाहरण। धीरे धीरे पॉपुलरिटी अब क्या हो रही है? घट रही है। वो क्रेज धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है ना?
जिस दिन तुम अधिकारी बन जाओगे, जिस दिन तुम एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, है ना, उस दिन या उसके कुछ दिन तक तुम्हारे गांव में आस पास पड़ोसी रिलेटिव सब क्या होंगे, बड़ी खुश रहते हैं, है ना, बड़ा क्रेज रहता है तुम्हारा, है ना, उस सब लोग चाहता है कि तुम उसके घर आओ, है ना, उसके मोहल्ले में आओ, वहां पर ये हो, तरह तरह की बातें। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, अभी तुम्हारे सामने है शुभम कुमार, कुछ दिन तक सब लोगों ने हाथों हाथ लेके घुमाया है, नहीं घुमाया, गांव में भी तरह तरह के आयोजन हुए, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलैरिटी क्या होती है, नीचे आती है, ये स्वाभाविक सी बात है ना। ठीक अर्थव्यवस्था में भी यही रूल लागू होता है, डिमांड का भी एक क्लाइमेक्स होता है, वहां तक जाने के बाद उसका उसका डिमांड क्या होने लगता है, घटने लगता है, डिमांड में कमी आने लगती है। तुम लोग खुद से थोड़ा एज्यूम करना, एक समय होता है तुमको कोई चॉकलेट और बिस्कुट बहुत पसंद आ जाता है, एक समय होता है, और तुम जब भी दुकान में जाते हो उसी चॉकलेट और बिस्किट को खाते हो, ये क्रम चलता है 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर, है ना, इसके बाद तुम्हारा उससे क्या होता है, अब बहुत हुआ यार, अब मन भी नहीं करता है खाने का, उसको तुम एकदम से छोड़ ही देते हो, यानी उसका अब प्रोडक्शन क्या हुआ, घटेगा कि नहीं घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा। तो ठीक सेम बात है कि भाई मांग का एक क्लाइमेक्स होता है, जब मांग अपने शिखर पे पहुंचती है तो शिखर के पहुंचने के बाद अब कहां, अब तो नीचे ही ना आना है, अब एवरेस्ट पे चढ़ जाने के बाद कहां जाइएगा, अब वहां से प्रक्षेपण नहीं ना होगा आपका। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई मांग एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद उस मांग में कमी आ जाएगी, है ना, उसके बाद वह मांग जो होगा वो घटेगा, तो जब मांग घटेगा तो उत्पादन भी घटेगा, लेकिन ये तो साइकिल है, ये बढ़ते रहता है। तो ऐसी ही अवस्था में जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में रोजगार बढ़ेंगे कि बढ़ जाएंगे, तो बढ़ेंगे, रोजगार क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देगा। लेकिन एक तो साइकिल है, ये साइकिल जब चलेगा तो इसके बाद क्या होगा, मांग, जब मांग कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा भाई, रोजगार घटेगा, यानी लोगों को छटनी होगी, लोगों को बाहर निकलना चलेगा, और बेरोजगारी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल पे डिपेंड है, इसीलिए इसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना, इसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ये एक चक्र में चलते रहता है। आमतौर पे ये जो बेरोजगारी है, जिसको चक्रीय बेरोजगारी कर रहे हो, ये विकसित देशों में ज्यादा पाया जाता है, कहां पर, डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा पाया जाता है ना, क्योंकि देखिए वहां पर क्यों ज्यादा पाया जा रहा है, उसके पीछे कारण है, वहां पे मांग का एक सीमा है, विकासशील देश लगातार विकास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी मांग बढ़ेगा, यहाँ मांग अभी नीचे आने के चांसेस नहीं है, लेकिन विकसित देश और डेवलप हो चुके हैं, उनका मांग डिमांड जो है वो सेचुरेशन लेवल को प्राप्त कर चुका है ना, तो संतुष्ट हो चुका है, उनका डिमांड क्या होगा, घटेगा, उसमें कमी ही आएगी, है ना। अब सबके घर में टीवी है ना, तो टीवी खरीदेगा, तो भाई बात नहीं खरीदेगा, तो टीवी का डिमांड घटेगा कि बढ़ जाएगा, घटेगा। अब तो वही लोग ना खरीदेंगे भाई, जिनको अब 24 इंच से काम नहीं चल रहा है, उनको 56 इंच चाहिए, है, वही लोग खरीदेंगे, जिनको
सिंगल डोर फ्रिज से काम नहीं चल रहा है तो डबल डोर खरीद लेंगे, है ना। अब उसमें भी नहीं होगा तो सोने वाला खरीद लेंगे, उसी में सो भी जाएंगे। तो ये तो वो तो जनरल डिमांड तो है नहीं, तो किसी किसी को कभी कभी जरूरत पड़ सकती, लेकिन विकासशील देशों में इसका जनरल डिमांड है ना। बहुत ऐसे घर है जहां अभी भी टीवी नहीं है, बहुत ऐसे घर हैं जहां फ्रिज नहीं है, बहुत ऐसे घर हैं जहां पर पंखे नहीं लगते हैं, ऐसे ही अभी काम चल रहा है। बहुत ऐसे घर हैं जहां पर अभी पक्की ईंटों का घर नहीं बना है। तो ये सब तो अभी डिमांड विकासशील देशों में बन ही रही। तो ये चक्रीय बेरोजगारी का जो स्वरूप है ये आमतौर पे डेवलप्ड कंट्री का नेचर है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है कि चक्रीय बेरोजगारी किन देशों में पाई जाती है, तो चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है, ये डेवलप्ड कंट्री का नेचर है ना। लिखिएगा कि चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। यह व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है। यह व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था में उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है और तब बड़े संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तब बड़े संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि होती है, परंतु इसके विपरीत अवस्था में जब मांग में कमी हो जाए, तो उत्पादन में भी कमी आ जाती है। और तब बेरोजगारी बढ़ती है ना। तो ये ट्रेड साइकिल का रिजल्ट है ना। ये व्यापार चक्र के कारण ऐसा होता है क्योंकि ट्रेड साइकिल ऐसे ही चलता है कि एक निश्चित समय आने के बाद डिमांड घटता है ना। डिमांड में कमी आती है और डिमांड में जब कमी आती है तो लोगों को पाने में हम सक्षम नहीं होते हैं, लोगों की। क्लियर है? चलिए एक चीज और है, उसको भी थोड़ा जान लीजिए यहीं पे। अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
अल्प रोजगार, अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है नाम इसका सुने हो आप लोग कि अल्प रोजगार किसे कहते हैं, है ना। देखिए, दो प्रकार की बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, एक तो मान लीजिए कि जो श्रमिक है, जो काम करना चाहता है, वह जितना काम कर सकता है उतना काम उसको नहीं मिलता है ना। मान लीजिए कि मैं एक दिन में 8 घंटा काम कर सकता हूं, ये क्षमता है। मुझे एक दिन में 2 ही घंटे का काम मिलता है, तो मैं क्या हुआ, अल्प रोजगार। लेकिन एक दूसरी भी बात है, यदि किसी व्यक्ति की योग्यता से कम काम उसको मिलता है तो वह भी कैसा रोजगार, नहीं समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो एमबीए कर लिया, तो एक हायर स्किल्ड व्यक्ति है, और एमबीए करके वह नौकरी करने लगे, कौन सा, तो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना ये कोई बैड बात नहीं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने के लिए क्या योग्यता था कि भाई वह बीएड होना चाहिए, है ना, और साथ में ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका ये, तो ये होना चाहिए उसके पास। तो ग्रेजुएशन या बीएड की डिग्री धारी जो है वह योग्यता तय है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब एमबीए धारी जो वहां पढ़ा रहा है, तो कैसा कहा, उसको क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार, है ना। तो कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता हो उसी के अनुरूप उसको काम मिले तो वह ठीक है, अन्यथा फिर गड़बड़। तो दोनों बातें हैं, एक तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम मिले, और दूसरा उसकी जो जितना वो काम कर सकता है उतना उसको रोजगार मिले, तब हम मानेंगे कि वो रोजगार में है, अन्यथा वो किस श्रेणी में आएगा, और रोजगार की श्रेणी में आएगा। उसको बेरोजगार भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ तो काम मिल रहा है उसको, तो इसलिए उसके लिए इकोनॉमी में नया शब्द है अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, अल्प रोजगार। लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा या कौशल के स्तर से, जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा या कौशल, कौशल कहते हैं स्किल, जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा या कौशल स्तर से नीचे का कार्य करता है, नीचे का कार्य करता है, तो इसे अल्प रोजगारी कहा जाता है, तो इसे अल्प रोजगारी कहा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। चलिए, साथ ही साथ
साथ ही साथ जब एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए, उससे कम समय के लिए काम मिले, तो उसे अल्परोजगार कहते हैं। हो गया। अब ये दो प्रकार का होता है ना, एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य। परिभाषा से निकल जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए केवल इतना लिख लीजिए, ये दो प्रकार का होता है ना। पहला दृश्य, दृश्य का मतलब है कि विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, और दूसरा है अदृश्य, है ना, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। दृश्य और अदृश्य। दृश्य का क्या मतलब है बाबू? तो दृश्य का मतलब होता है कि जो 8 घंटे का काम करना चाहिए लेकिन कर रहा है 2 ही घंटे का, ठीक है, वो किस अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है? दृश्य, विजिबल। और वह योग्यता वाला जो है वो किसमें आता है? अदृश्य में, है ना। क्लियर है? परिभाषा में हमने दोनों संदर्भ में लिखा है कि भाई एक व्यक्ति को यदि उसके शिक्षा और कौशल से कम का काम मिले तो वह होता है अदृश्य, और यदि एक व्यक्ति 8 घंटा काम कर सकता है लेकिन उसको रोजगार मिलता है 2 ही घंटे का, तो वह कहलाता है दृश्य, है ना। इस प्रकार से ये बेरोजगारी के कुछ प्रकार थे, जो शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी का डिवीजन जो था उसके अलावे ये था जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर ली, है ना। तो ये कहानी फिनिश होता है, टाइप्स खत्म होते हैं। अब आप हेडिंग बनाइएगा, भारत में बेरोजगारी मापने की पद्धतियां, मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी मापने की पद्धतियां। भारत में बेरोजगारी मापने की पद्धतियां, मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए, भारत में आमतौर से 3 पद्धति का प्रयोग जो है वो बेरोजगारी को मापने के लिए किया जाता है। 1960 में योजना आयोग ने प्लानिंग कमीशन जो था उसने 1960 में एक कमीशन बनाया, एक आयोग का गठन किया, एमएल दांतवाला समिति, है ना, प्रोफेसर एमएल दांतवाला, प्रोफेसर एमएल दांतवाला समिति 1960 में कंस्टिट्यूट की गई, किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, है ना। और इसी दांतवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे, इसी के सिफारिश पर भारत में जो बेरोजगारी को मापने की पद्धतियां विकसित की गई,
1972-73 में एनएसएसओ में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है ना, इसके द्वारा ये 1972-73 में जो बेरोजगारी को मापने की 3 पद्धतियों का विकास किया गया था ना, 3 पद्धतियां विकसित की गई थी। वो 3 पद्धति कौन कौन सी है? तो पहला है सामान्य प्रमुख अवस्था, सामान्य प्रमुख अवस्था है ना, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूपीएस है ना, यूपीएस कहते हैं इसको, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सामान्य प्रमुख अवस्था। दूसरा है वर्तमान साप्ताहिक अवस्था, वर्तमान साप्ताहिक अवस्था है ना, करेंट वीकली स्टेटस, करेंट वीकली स्टेटस, CWS कहते हैं इसको। और एक इसका तीसरा संदर्भ भी है ना, एक इसका तीसरा भी है वर्तमान दैनिक अवस्था, वर्तमान दैनिक अवस्था, करेंट डेली स्टेटस, CDS। ठीक है, अब आप इसको पहला लिखिए, सामान्य प्रमुख अवस्था, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूपीएस। यूपीएस क्या है भाई? देखिए, तो जिस दिन सर्वेक्षण किया जा रहा है, यानी जिस दिन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, तो सर्वेक्षण की तिथि से 1 वर्ष पहले का काम होगा। जैसे मान लीजिए कि आज तारीख हो गया है 12 जनवरी 2022। अगर आज की तिथि में यह सर्वेक्षण हो रहा है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना, तो इस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के मानक के अनुसार अब आज से 1 वर्ष पहले, यानी देखा जाएगा कि भाई 12 जनवरी 2021 से लेके और अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना। तो जब सर्वेक्षण की तिथि से 1 साल पहले जाकर और ये देखा जाता है कि इस 1 साल में कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो यह मापन की विधि क्या कहलाती है? सामान्य प्रमुख अवस्था। यह पद्धति
यह पद्धति उन व्यक्तियों की संख्या का आकलन करती है, उन व्यक्तियों की संख्या का आकलन करती है की तारीख से, जो सर्वेक्षण की तारीख से 1 वर्ष पूर्व से, जो सर्वेक्षण की तारीख से 1 वर्ष पूर्व से बेरोजगार हैं। है ना, 1 वर्ष पूर्व से बेरोजगार है ना। तो इन्हें हम नीचे देखो कि इन्हें चीरकालिक या दीर्घकालिक बेरोजगार भी कहा जाता है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड, है ना, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड भी उसको कहा जाता है। और चलिए एक बात और है कि इन तीनों पद्धतियों में सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा जो है यही प्रस्तुत करता है, इसी विधि से। इसका कारण है, आगे जब दोनों पढ़िएगा तो समझ में सबसे कम जो बेरोजगारी के आंकड़े में वो इसी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इन तीनों विधि, है ना। दूसरा, वर्तमान साप्ताहिक अवस्था, देख लो, सामान्य प्रमुख अवस्था 1 साल पहले से काउंट होगा। वर्तमान साप्ताहिक अवस्था नाम से यह स्पष्ट है, सप्ताह भर के, है ना। देखिएगा कि यहाँ सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 1 सप्ताह की अवधि को लिया जाता है। यहाँ सर्वेक्षण की तिथि से पहले के सप्ताह, ब्रैकेट में लिख लो 7 दिन। यहां सर्वेक्षण की तिथि के पहले के सप्ताह, ब्रैकेट में 7 दिन की अवधि को लिया जाता है। नीचे लिखिएगा कि इस पद्धति के अनुसार, किस पद्धति के अनुसार, CWS, करेंट वीकली स्टेटस, है ना। इस पद्धति के अनुसार एक व्यक्ति रोजगार में माना जाएगा, एक व्यक्ति रोजगार में माना जाएगा यदि वह उस सप्ताह के दौरान, यदि वह उस सप्ताह के दौरान 1 दिन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए भी रोजगार युक्त हो। सप्ताह के दौरान 1 दिन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए भी रोजगार में युक्त हो, तो उसे मानेंगे क्या, रोजगार में है ना। देखो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। सप्ताह भर पीछे का गणना होगा, और यदि पूरे सप्ताह में 7 दिन में यदि किसी व्यक्ति को 1 भी दिन और 1 भी घंटे का काम मिल गया तो उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे। ये कौन सी पद्धति है, CWS, करेंट वीकली स्टेटस की पद्धति में 7 दिन के अंदर अगर 1 दिन में, बाकी 6 दिन एकदम बेरोजगार हो, और 1 दिन में अगर 1 घंटे का भी काम उसको मिल गया तो फिर वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यानी यह माना जाएगा कि वह उस लास्ट वीक में रोजगार में रहा है।
है ना। ये एक्चुअल आंकड़ा दे नहीं पाएगा, ये सही आंकड़ा दे नहीं पाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वर्तमान दैनिक अवस्था, करेंट डेली स्टेटस। इसका भी नाम से स्पष्ट है, इसका भी नाम से स्पष्ट है। जिस दिन सर्वेक्षण होगा उसके पिछले वाले दिन की गणना करनी है ना। लिखिएगा कि यहाँ सर्वेक्षण की तिथि से पहले वाले दिन को काउंट किया जाता है। सर्वेक्षण की तिथि से पहले वाले दिन को की गणना होती है या का काउंट किया जाता है। अगला पॉइंट, एक व्यक्ति रोजगार में शामिल माना जाएगा या रोजगार युक्त माना जाएगा यदि एक व्यक्ति रोजगार युक्त माना जाएगा यदि वह कम से कम 4 घंटे कार्य किया हो। क्लियर। यहाँ एक और संकल्प, यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा से ज्यादा और 4 घंटा से कम काम किया हो तो उसको माना जाएगा आधा रोजगार, उसको माना जाएगा आधा रोजगार। 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम यदि वो काम किया हो तो वह हाफ डे एम्प्लॉय माना जाएगा, है ना। आधा दिन रोजगार में माना जाएगा, उसको युक्त काउंटिंग होगी उसकी। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1 घंटे का भी कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है, 1 घंटे का भी कोई लाभकारी काम नहीं है तो वह बेरोजगार है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में बेरोजगारी की संख्या को यही देता है ना, सीडीएस। सबसे व्यापक पद्धति भी इसी को कहते हैं, है ना, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में रोजगार का बारे में बात यही करता है ना। नीचे लिख लीजिए, इस पद्धति को सबसे व्यापक पद्धति माना जाता है। इस पद्धति को सबसे व्यापक पद्धति माना जाता है। और यह सर्वाधिक बेरोजगारों के आंकड़े को प्रस्तुत करता है। चलो 2-3 चीजें और हैं उसको चलो हेडिंग बनाइएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। है ना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS।
आवधिक श्रम बल सर्वे, है ना, आवधिक श्रम बल सर्वे, है ना, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना जी, PLFS इसी को कहते हैं, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नीचे लिखिएगा पॉइंट पर कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है ना। देखो एक बार समझ लीजिएगा पूरा, 2018 तक एक दूसरा ही रिपोर्ट जारी होता था, है ना, उसको कहते थे EUS, है ना, EUS एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, है ना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये 2018 में ये बंद हो गया, है ना, इसको खत्म कर दिया। इसकी छठी रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अब जारी किया जा रहा है क्या, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। किसके स्थान पे, EUS के स्थान पे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के स्थान पर अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को जारी किया जा रहा है। कौन जारी कर रहा है, NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है ना। ये वार्षिक रूप से आता है, PLFS जो है यह एनुअल आता है ना, वार्षिक आता है। ये EUS जो था ये 5 वर्ष पर एक बार आता है ना, ये वार्षिक आता है, एनुअल आता है। जो ये आवधिक श्रम बल सर्वे है, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं, इसको NSO के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2018 से जारी किया जा रहा है। 2018 के पहले EUS जारी किया जाता था, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण जो है वो जारी होता था 2018 तक, 2018 के पहले तक, क्योंकि 2018 में इसका छठा रिपोर्ट आने वाला था, तब तक इसको बंद कर दिया गया। ये प्रत्येक 5 वर्ष में अपना रिपोर्ट देता था, है ना, लेकिन अब जो 2018 से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ रहा है, ये एनुअल आ रहा है ना, ये वार्षिक आ रहा है और इसको जारी कौन कर रहा है, NSO जारी कर रहा है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। तो दिक्कत, चलिए अब इसमें होता क्या है ना, इसमें किया क्या जाता है, या इसमें कौन सी बातें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। 2 तरह के आंकड़े दिए जाते हैं इसमें, एक तो इसका फाइनल रिपोर्ट आता है जो एनुअल होता है ना, आंकड़े इसमें 2 तरह के होते हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में आंकड़े 2 तरह के होते हैं, एक त्रैमासिक और एक वार्षिक।
रिपोर्ट वार्षिक देता है, ये वर्ष में एक बार। आंकड़े दो प्रदर्शित होते हैं, एक त्रैमासिक क्वार्टरली है ना, और एक इसका एनुअल है ना। दो आंकड़े यह प्रदर्शित करता है, एनुअल डाटा और क्वार्टरली डाटा, वो यह दिखाता है। अभी 21 में यह जारी हुआ नहीं है ना, कोविड के कारण कुछ दिक्कतें हैं, अब जारी होगा 21 वाला। लेकिन जो अभी ताजा आंकड़े जो इसके जारी हुए हैं, एक दो चीज उसमें नोट करके देखिएगा कि 2000 PLFS की 2020 की रिपोर्ट, PLFS की 2020 की रिपोर्ट, हो गया। लिखिएगा कि बेरोजगारी दर 5.8%, बेरोजगारी दर 5.8%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है तो 5.8% है ना। इसी में शहरी बेरोजगारी दर, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7%, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रामीण बेरोजगारी दर 5%। नेक्स्ट, श्रम बल भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर 37.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला भागीदारी दर, इस श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है ना। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 18.6%, 18.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद रखिएगा कि बेरोजगारी दर कितना 5.8%, शहरी बेरोजगारी दर 7.7% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 5% है ना। श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़कर हो गया है कितना 37.5%, 37.5%, और जिसमें महिलाओं का है 18.6%। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कहना है कि महिलाओं का इसके पहले जो भागीदारी था वो 17.5% का था, 17.5% का था, जो अब बढ़ के कितना हो गया है 18.6% जो है बढ़कर पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आएंगे क्योंकि ये बहुत नया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आजकल। और बेरोजगारों की जो स्थिति है इस देश में, बेरोजगारी का जो आलम है वो याद रखिएगा, इसलिए ये रिपोर्ट एकदम ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़िए, अब थोड़ा सा भारत में जो व्यवसायगत संरचना है उसको जान लीजिए। हेडिंग बनाइएगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में व्यवसायगत संरचना, भारत में व्यवसायगत संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी ऑक्यूपेशन के दृष्टिकोण से भारत के किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कार्य में लगी हुई है ना।
चलो पहला, इसमें 3 सेक्टर को इसमें देखना है ना। तो पहला आप हेडिंग बनाइएगा, पहला समग्र व्यवसायगत संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हेडिंग है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, समग्र व्यवसायगत संरचना, इसके पूरे रूप में लिया जा रहा है ना। अब इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद होगा आपका द्वितीयक क्षेत्र जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा में तृतीयक क्षेत्र, है ना। टर्शियरी सेक्टर, हाँ ठीक है। ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो अब समग्र व्यवसायगत संरचना को यदि देखिएगा तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या इसमें लगी हुई है, यानी टोटल पॉपुलेशन का इसमें डिवीजन किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में लिखिएगा कि 42.4%, 42.4%, सेकेंडरी सेक्टर में 24.9% एंड टर्शियरी सेक्टर में 32.6%। ये भारत की समग्र व्यवसायगत संरचना है, ये भारत का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना। क्लियर? दो नंबर लिखिए, ये समग्र वाला हेडिंग बदलना है। 2 नंबर लिखिएगा, ग्रामीण कार्य बल के बीच व्यवसायगत संरचना, ग्रामीण कार्य बल के बीच व्यवसायगत संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एमॉन्ग वर्कफोर्स, occupational structure among rural workforce, ग्रामीण कार्य बल के बीच व्यवसायगत संरचना, है ना। चलिए अब इसमें भी यही है, प्राइमरी सेक्टर में लिख लीजिएगा 57.8%, 57.8%, द्वितीयक सेक्टर में यानी सेकेंडरी सेक्टर में 21.1% एंड टर्शियरी सेक्टर में 21.9%। ओके, 3 नंबर यहां 3 दीजिए, लिखा था हमने इसके पहले कि ग्रामीण कार्य बल के बीच का व्यवसायगत संरचना, इसमें लिख लीजिए शहरी कार्य बल के बीच व्यवसायगत संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एमॉन्ग अर्बन वर्कफोर्स। प्राइमरी सेक्टर
सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र 5.7%। 5.7 देख लो कितना बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर का व्यापकता है 57.8% लोग आप प्राइमरी सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, है ना। जबकि शहरी क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में जुड़े लोगों की संख्या मात्र 5.7% है। ये तुमको अंतर दिखाई दे रहा है और इस अंतर का एनालिसिस करो। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाइए, अर्बन वर्कफोर्स में 34.2%, 34.2%। एंड टर्शियरी सेक्टर में आ जाइए तो टर्शियरी सेक्टर में 60.1%। यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भागीदारी वर्कफोर्स का किस सेक्टर में है? टर्शियरी सेक्टर में है, तीसरे क्षेत्रक में है, तृतीय क्षेत्रक में है ना। चलिए आगे बढ़िए। यानी कह सकते हैं इस जो आप डाटा लिखे हैं उस डाटा से कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्कफोर्स, सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में लगा है? प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्यबल कहाँ लगा है? तो तृतीय क्षेत्र में, है ना। गुड। चलिए एक चीज और, लास्ट टॉपिक है और इसके बाद एक और सरकार का उपाय बता देंगे। बनाइए, स्वतंत्रता के बाद व्यवसायगत संरचना में आया परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद व्यवसायगत संरचना में आया परिवर्तन। चेंज इन ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद व्यवसायगत संरचना में आया परिवर्तन। Change in occupational structure since independence, है ना। तो इसमें भी आप पहले अपने कॉपी में कॉलम बनाइए, है ना। एक तो कॉलम यहाँ हो जाएगा जिसमें आप लिख दीजिएगा इधर व्यवसायगत संरचना, है ना। यानी ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, है ना। या इसको आप सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जा सकता है ना। और यहां से इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि कार्यबल का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स, है ना। तो परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स कैसे? तो यहाँ देखिए 1950-51 का तुलना कर लीजिए, है ना। जो अभी का है तो यहाँ तत्काल लिख सकते हैं आप, है ना। अभी का जो आंकड़ा है उसको लिखिए, है ना। तो इसमें पहला आपका होगा प्राइमरी सेक्टर, है ना जी। प्राइमरी सेक्टर, है ना। अब इस प्राइमरी सेक्टर में आप देखिए कि चलो प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में,
एंड टर्शियरी सेक्टर में, है ना। तो अगर प्राइमरी सेक्टर में उस समय का बात करिएगा तो 72.7%, 72.7%, ये घट कर अब आ गया है 42.4%, 42.4%। सेकेंडरी सेक्टर में 1951 में 10% लोग जो है वो इससे जुड़े हुए थे, इसमें वृद्धि हुई है और अब ये हो गया है 24.9%। और टर्शियरी सेक्टर में 17.3% लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जो अब बढ़कर हो गया है 32.6%। इस तरह से ये भारत की व्यवसायगत संरचना में है ना, ये भारत का स्ट्रक्चर है सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद ये चीजें हैं, याद रखिएगा, अगर याद रह जाए तो, है ना। चलिए, अब आपका एक काम है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। ये लिखिएगा, क्वेश्चन है तो आप करके कल ले आइएगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अभी हाल फिलहाल में ताजा ताजा लिखिएगा, करंट लिखिएगा, ये नहीं कि आप पहले का ही लिख के चले आएंगे, है ना। आप करंट लिख के ले आएंगे कि सरकार ने हाल में क्या कदम उठाए हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए, है ना, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में 2 बजे। थैंक यू फॉर टुडे सर।